So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So बच्चा पार्टी, आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और हैरान कर देने वाला था। आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में सीबीएसई ने 2024-2025 यानी कि आप लोगों के लिए जो इस साल बोर्ड्स एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 10th क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए सैंपल पेपर्स रिलीज करे सारे सब्जेक्ट्स के। हम लोगों ने भी कल सैंपल पेपर डिस्कशन करा, आप में से काफी सारे बच्चे उसमें रहे भी। जब हम लोग ये सैंपल पेपर डिस्कशन कर रहे थे, उस दौरान मुझे सैंपल पेपर और जो सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली, या ये कहूं कि कुछ आंसर्स गलत देखने को मिले, और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था, डिसअपॉइंटिंग था। क्योंकि एज अ टीचर मैं समझता हूं ये चीज कि जब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को कह रहे हैं कि आप सैंपल पेपर्स डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और बच्चा अगर सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहा है, देख रहा है कि भैया आंसर गलत दिया हुआ है, तो वो अननेसेसरी बच्चे को एक कंफ्यूजन की स्टेट में डालता है। तो जब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, तो 3 से 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले जिनका आंसर सीबीएसई ने पूरी तरीके से गलत दिया हुआ था ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में। आज के इस वीडियो में विद प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यह आंसर गलत है और सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हुआ, उसको लेकर के एक यहां पर क्वेश्चन मार्क हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें सैंपल पेपर की, तो आप सब जानते हो कि सोशल साइंस का सैंपल पेपर में टोटल 37 क्वेश्चंस यहां पर शामिल थे। 80 मार्क्स का ये सैंपल पेपर आपका था एज पर द ऑफिशियल बोर्ड स्टैंडर्ड। 6 सेक्शंस हमें इसके अंदर देखने को मिले, जिसमें सबसे पहला सेक्शन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। अब इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 20 में से मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चंस के अंदर गलतियां हैं ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में। अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। पहला क्वेश्चन यहां पर जो है वो आपका फेडरलिज्म चैप्टर से है, जो पावर शेयरिंग के साथ भी आप रिलेट करके समझ सकते हो। यहां पर लिखा है, द पीपल ऑफ बेल्जियम हैव सक्सेसफुली डेल्ट विद देयर कंट्रीज पावर शेयरिंग प्रॉब्लम and is leading a happy and peaceful life. Which route to federation they opted for? तो आप सब जानते हो कि जब बात आती है फेडरलिज्म चैप्टर की, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था that there are 2 routes of federation, coming together federation और holding together federation। और जब बात करते हैं हम लोग बेल्जियम की, तो बेल्जियम is an example of holding together federation। बट सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर गिवन था वो था कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि जब बात आती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को लेकर के 3 कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, जिनका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में भी है। उसमें स्पेन, बेल्जियम और हमारा प्यारा भारत शामिल है। और इसकी ट्रिक भी कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एसबीआई। तो यहां पर आंसर में कमिंग टुगेदर फेडरेशन दिया हुआ, और मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए था वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होना चाहिए था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो ये लेटेस्ट एनसीईआरटी है 2024-25 का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर लिया है। पेज नंबर 15 फेडरलिज्म चैप्टर में आप ये पैरा पढ़ सकते हो। द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम
आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और आंसर की मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सीधा सीधा लिखा है भैया यहां पर कि जो बेल्जियम है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। अब एनसीईआरटी में गिवन है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे मार्किंग स्कीम के अंदर इन्होंने ऑप्शन ए कमिंग टुगेदर फेडरेशन दिया। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस। आंसर होना चाहिए सी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, बट दिया हुआ है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो पहला एमसीक्यू तो ये गलत हो गया। वहीं दूसरा अगर हम देखें तो ये एमसीक्यू है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लीडिंग अप टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए आप सब जानते हो कि जब बात आती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तो 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारा शुरू हुआ विद द सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के साथ जो है हम देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी शुरुआत करते हैं साबरमती आश्रम से गुजरात के अंदर, और 6 अप्रैल को वो पहुंचते हैं दांडी और वहां जाकर के सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, और उसी के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग हमें देखने को मिलती है। इन्होंने यहां पर 4 इवेंट्स दिए, जिसमें सबसे पहले बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास्ड, लेटर विद 11 डिमांड सेंट टू वाइसरॉय इरविन, सॉल्ट मार्च। ये 4 इवेंट्स इन्होंने दिए और कहा कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो अगर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम यहां पर देखें तो साइमन कमीशन का बॉयकॉट जो हुआ वो 1928 में हुआ। 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया। 1928 में जब भारत ये आया तो गो बैक साइमन के साथ इसका स्वागत किया गया, इसका बॉयकॉट किया गया। देन साइमन कमीशन के बॉयकॉट के बाद कांग्रेस ने डिसाइड करा कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो हम देखते हैं कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास करा गया लाहौर के अंदर। देन जब गांधी जी ने देखा कि भैया बहुत जल्दी हो रही है तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम एक लेटर लिखेंगे अरविंद को, जो वाइसरॉय था उस टाइम पे भारत का। तो 11 डिमांड्स का जो ये लेटर था ये गांधी जी ने कब लिखा? ये गांधी जी ने लिखा जनवरी 1930 में। और सॉल्ट मार्च कब शुरू हुआ? सॉल्ट मार्च शुरू हुआ मार्च 1930 में। तो हमारे हिसाब से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बैठता है 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारे हिसाब से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बैठता है। बट सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। क्या दिया हुआ है? 2, 1, 3, 4 आंसर यहां दिया हुआ है। इनका कहना है कि भैया पहले पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ, साइमन कमीशन का बॉयकॉट बाद में हुआ। ऐसा कैसे भैया? क्या यह कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्या यह जल्दबाजी में लिया हुआ बनाया हुआ मार्किंग स्कीम है? और अगर हम यहां पर एनसीईआरटी की बात करें तो देखिए लिखा है सीधा पेज नंबर 38 लेटेस्ट एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ है, व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। लिखा है यहां पर कि 1928 में साइमन कमीशन का बॉयकॉट कर दिया गया था। उसके बाद लिखा है यहां पर कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास करा गया। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को लेटर लिखा 11 डिमांड्स का, एंड देन 11 मार्च तक का टाइम दिया गया, और उसके नेक्स्ट डे ही 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर दिया और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए। तो भैया क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बैठता है? 1, 2, 3 और 4। यहां भी 1, 2, 3, 4 कह रही है एनसीईआरटी। पेज नंबर 38 और 39 उठा करके देखो, आंसर गिवन है। बट यहां पर क्यों ऑप्शन बी लिखा है मार्किंग स्कीम में? समझ नहीं आया, समझ नहीं आता।
ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अगर हम देखें तो। चलो ये भी कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से है, इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या, कि यहां पर आपको वो कारण बताने हैं जिन वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, या कहें आपको पॉजिटिव चीजें बतानी है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आज की डेट में हो रहा है। रैपिड इंटीग्रेशन मार्केट्स का हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहां पर 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं कि भैया एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, तो बिल्कुल ठीक बात है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के एक्सपेंशन से ग्लोबलाइजेशन होगा भैया। दूसरा, एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो कम्युनिकेशन है वो आसान हुआ, फास्ट हुआ, बेहतर हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन होगा। बट जब बात आती है नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स की, तो नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट नहीं करेंगे। नेशनलाइजेशन और ट्रेड बैरियर्स तो एक तरीके का ऑब्स्टेकल है। क्या है? एक तरीके का ऑब्स्टेकल है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में, क्योंकि अगर नेशनलाइजेशन और ट्रेड बैरियर्स होगा तो ग्लोबलाइजेशन हो ही नहीं सकता। इसीलिए आगे चल करके 1991 में भारत ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को शुरू करा ताकि ग्लोबलाइजेशन हो सके। और अगर हम देखें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन की, तो जब बात आती है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर एजुकेशन एंड जॉब्स, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ, तो ये एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है ना। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 and 2 आर एप्रोप्रिएट। बट यहां पर आंसर दिया हुआ है बी, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर एप्रोप्रिएट। 3 कैसे होगा ये मुझे समझ नहीं आया, कि कैसे जो यहां पर नेशनलाइजेशन और ट्रेड बैरियर्स हैं ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबलाइजेशन में, इसका जवाब मुझे नहीं मिलता। मैंने एनसीईआरटी को देखा, फिर उसके बाद मैंने कहा आजकल बड़ा चल रहा है एआई, तो चैट जीपीटी से भी पूछ लिया मैंने। चैट जीपीटी के सामने मैंने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन रखा, आप देख सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन यहां पर मैंने चैट जीपीटी को दिया कि भैया बताओ जरा। तो चैट जीपीटी ने भी कह दिया कि करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 and 2 आर एप्रोप्रिएट, यानी कि ऑप्शन ए। ये कह रहा है कि भैया एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबलाइजेशन बाय स्प्रेडिंग बिजनेस ऑपरेशंस, तो हां जी बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा ये कह रहा है कि एडवांसमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स ग्लोबल कनेक्टिविटी एनहांसिंग ईज ऑफ ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तो 1 and 2 है। ये कह रहा है कि नेशनलाइजेशन ट्रेड बैरियर्स मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 3 टिपिकली रेस्ट्रिक्ट द ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन को रोकेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे उसमें। और जो स्टेटमेंट 4 है, इज मोर अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देन अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ये जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है लोगों का, ये जो है एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पा रहा है। तो 1 and 2 एप्रोप्रिएट होने चाहिए थे, सीबीएसई ने पता नहीं अपनी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में बी क्यों दे दिया। तो ये 3 क्वेश्चंस हमें डाउट में डालते हैं और एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं। या तो आंसर की को ठीक करके रिलीज करा जाए, मार्किंग स्कीम को ठीक करके रिलीज करा जाए, या इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है कि यहां पर ऐसा क्यों दिया गया। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जहां पर हमें कंफ्यूजन या कहें गलत आंसर्स ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के अंदर देखने को मिलता है। बाकी गाइस आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट के क्लास 9th और 10th के 1 शॉट वीडियोस, कंसेप्ट बूस्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू देम, एक बार जरूर देखिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो सके। साथ ही साथ अगर हम एसएसटी क्लास 10th की बात करें तो हाफ ईयरली का सिलेबस यहां पर कंप्लीट हो चुका है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से लेकर के और भी चैप्टर्स यहां पर हो चुके हैं, और इस मंथ सितंबर एंड तक आपका क्लास 10th एसएसटी का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच द 1 शॉट वीडियोस।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए। बाकी इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मुझे ये चीजें आपके साथ, ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना जरूरी लगा और मैंने इसीलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर किया और बनाया। चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ऑल द वेरी बेस्ट।